नमस्कार, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे आप सभी लोग। आज 11 जून है और 11 जून से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, जो विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर में आप सभी को देखने को मिलेगा, आज इन सब का यहाँ पर चर्चा। ठीक है, चलिए सेशन को यहाँ पर प्रारंभ करते हैं क्योंकि मुझे अभी कहीं निकलना है और निकलने के कारण ही मैं इतनी जल्दी आपकी क्लासेस ले और आज बहुत लंबी अवधि तक मैं दे पाऊँगा। बाकी मंडे से हम यूपीएससी लेवल पर लेकर चलेंगे आपके करंट अफेयर को और फिर वहाँ पर देखिएगा कि किसी भी करंट अफेयर को किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए जिससे आपका यूपीएससी या कोई भी एग्जाम हो उन सभी के लिए आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन। तो ये सारी जो स्तर है यूपीएससी का वो आपको मंडे से देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे, आज बहुत बड़ी खबरें यहाँ पर नहीं है ना, बहुत सारी खबरें यहाँ पर है नहीं जिसको यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन फिर भी जितने हैं उन सब की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे एक न्यूज है, अर्थव्यवस्था में तेजी पर फिच ने बदला भारत का आउटलुक, है ना। यही चीज द हिंदू में था, फिच अपग्रेड्स इंडियाज आउटलुक टू स्टेबल सिटिंग रैपिड रिकवरी, है ना। यानी कि ये क्या है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही शॉर्ट में, लेकिन जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन सब की चर्चा हम यहाँ पर करते हुए चलेंगे। ये बात है रेटिंग की, है ना। कैसी, तो क्रेडिट रेटिंग को लेकर। जैसे कि आप कहीं पर जाते हैं बैंक में लोन लेने के लिए, तो सबसे पहले आपके क्रेडिट स्कोर देखे जाते हैं कि आप किसके अंतर्गत आते हैं, किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आप पहले जो भी लोन लिया है आपने, क्या उसमें आपने तय समय पर लोन की रिकवरी यानी कि जो भी हमें ईएमआई भरनी है वो टाइम पर भरा या नहीं भरा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर अगर बढ़िया है तो आपको कोई भी बैंक आसानी से यहां पर ऋण दे देगी। वैसे ही हम देश की बात करें तो देश में इन्वेस्टमेंट तभी होता है जिस देश की क्रेडिट स्कोर बेहतर हो। और ऐसी रैंकिंग, है ना, ऐसी रैंकिंग जारी करने वाली विश्व में 3 बड़ी आपकी रेटिंग एजेंसी है ना। एक को हम मूडीज के नाम से जानते हैं, आप सबको पता है। दूसरा है स्टैंडर्ड एंड पुअर और तीसरा है फिच, है ना। तो इन सब के द्वारा भारत की रैंकिंग या विश्व के, है ना, विश्व के किसी भी सरकार की, है ना, देखिएगा इनका काम क्या है। ये जो मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच जो है, ये जो एजेंसियां है, ये सरकारों के साथ साथ जो आपके व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा जारी बॉन्ड के आधार पर, है ना, बॉन्ड पर आधारित जो वित्तीय अनुसंधान है ये करने का काम करती है और इसी के आधार पर वो किसी देश की क्रेडिट रेटिंग जारी करती है। क्या चीज, क्रेडिट रेटिंग जारी करती है। अब यही वो क्रेडिट रेटिंग है जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति या कोई कंपनी या कोई भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचता है। ठीक है, कोई भी इसको लोन देने के लिए सोचेगा। ठीक, अब देखिएगा फिच की हम बात करें तो फिच के द्वारा ही 2 साल के बाद, यानी कि हम देखें जून 2020 में, है ना, कोरोना का समय काल था और इस जून 2020 ने इसने भारत के परिदृश्य को स्थिर ना कह के नकारात्मक कहा था। अब देखिएगा जो रेटिंग है ना, ट्रिपल ए से लेकर डी तक, मुख्यतः यहां पर देखा जाए तो सी तक बात करते हैं, लेकिन डी भी है भैया, पूरा डिफॉल्ट जो है ना, हाथ खड़ा कर दे कि हम अब इस लोन की चुकता नहीं कर सकते। तो इतने प्रकार की आपकी रेटिंग है, ट्रिपल ए, डबल ए, फिर ट्रिपल बी, डबल बी, फिर बी है, ट्रिपल सी, डबल सी, सी है, फिर आर डी और डी, इतने प्रकार की रैंकिंग है। अब देखिएगा यही जो आपकी फिच है, फिच के द्वारा जून 2020 में भारत को कहा गया था कि इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो नकारात्मक है ना, ये बातें ध्यान में रखिएगा। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, तो अब इसको नकारात्मक से स्थिर की श्रेणी में डाल दिया गया। किसको, सोवरेन रेटिंग परिदृश्य को। और सोवरेन रेटिंग में हम देखें तो ट्रिपल बी इसको रैंकिंग दिया गया है। ट्रिपल बी का मतलब यहां पर देख सकते हैं गुड क्रेडिट क्वालिटी, यानी कि भारत में क्रेडिट क्वालिटी है वो बढ़िया है। अगर कोई व्यक्ति यहां पर इन्वेस्टमेंट करता है, कोई लोन देता है, तो उसकी रिकवरी बेहतर तरीके से यहां पर हो जाएगी। ये बातें सही समझ में आ गई। तो ये रेटिंग देख लीजिएगा। ए का मतलब हो गया हाई क्रेडिट क्वालिटी, यहां पर कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने से नहीं डरेगा। डबल ए यानी कि वेरी हाई क्रेडिट क्वालिटी, ट्रिपल ए यानी कि हाईएस्ट क्रेडिट क्वालिटी, यहां पर तो भैया आंख मूंद के हम पैसे का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब इससे थोड़ा सा नीचे आए, डबल बी का मतलब हो गया स्पेक्यूलेटिव, है ना। बी का मतलब हो गया हाईली स्पेक्यूलेटिव,
ट्रिपल सी का मतलब हो गया सब्सटेंशियल क्रेडिट रिस्क, यानी कि क्रेडिट में रिस्क है कुछ, है ना। डबल सी का मतलब हो गया कि कुछ से ज्यादा, यानी कि हाई रिस्क है। और सी का मतलब हो गया नियर डिफॉल्ट, यानी कि यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रख के कीजिए कि यहां पर डिफॉल्ट जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, है ना। तो ये सारी चीजें, ये बातें ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में करंट न्यूज क्या है देख लीजिएगा। तो फिच जो है इसने भारत के चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि का अनुमान जो है पहले 8.5% लगाई हुई थी, लेकिन अब इसको घटाकर 7.8% कर दिया गया है, जिसके कई सारे कारण है ना। कोरोना हो गया, है ना, जो यहाँ की औद्योगिक में, है ना। बाकी देखो देशों से देखें तो भारत जो है बेहतर यहाँ पर रिकवरी किया हुआ है, हर क्षेत्र में बेहतर ग्रोथ कर रहा है, लेकिन फिर भी पहले 8.5%, है ना, आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया था, अब इसको घटाकर ये 7.8% कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा हुआ है कि वित्त वर्ष 2023-24 और 2026-27 के बीच लगभग 7% की वृद्धि का यहां पर अनुमान लगाया गया है कि 7% की वृद्धि दर से यहां पर भारत का ग्रोथ होते रहेगा। तो ये आपकी यहां पर न्यूज थी, अर्थव्यवस्था में तेजी पर फिच ने बदला भारत का आउटलुक। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज देखिएगा। अगला न्यूज है यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, है ना। प्रश्न यहाँ पर सबटाइटल क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग पर किया जाएगा बांस से प्रहार। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि बांस उठा के मारेंगे, जैसे होता है ना कोई बच्चा एकदम, है ना, छेसरापंती करता है, जिसे एकदम बहुत बेकार टाइप का जो बच्चा तो उसे पिटोरू बोलते हैं, है ना। पिटौर यानी कि कितना भी पीट लो उसका आदत बदलने वाला नहीं है। तो ऐसे पिटौर को हम क्या करते हैं, मारते हैं ना, डंडे से, बांस से मारते हैं, प्रहार करते हैं। तो ऐसे मत सोच लीजिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है इसको भी बांस से मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उस पर प्रहार करके उसको कंट्रोल किया जाएगा, ऐसा नहीं। देखिएगा ये न्यूज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे कि जेएनयू जवाहर नवोदय यूनिवर्सिटी जो है ना, आप सभी को पता ही है, जवाहरलाल नवोदय विश्वविद्यालय जेएनयू, यहीं के पर्यावरण विज्ञान संस्थान जो है यहाँ के डीन प्रोफेसर है, जिनका नाम है पालराज राजमणि जी। इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि जेएनयू जो है ये बांस का पौधा, है ना, यहां पर रोकने नहीं होगा, रोपने होगा, है ना, प कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। बांस का पौधा रोपने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। ये क्यों शुरू किया जाएगा, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इन्हीं के द्वारा अपने, है ना, जो भी इनके द्वारा बातें कही गई, इस बातों में कहा गया है कि बांस का पौधा ये रोपने का अभियान जो है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पंचामृत कार्यक्रम, है ना, पंचामृत जो यहां पर कार्यक्रम की बात की गई, है ना, 5 अमृत जैसे लक्ष्यों की बात की गई, उसी से ये आपकी प्रेरित है ना। पंचामृत क्या है, आइए इसको भी यहां पर समझाते हैं। जैसे कि, है ना, हमारे जो पर्यावरण है, पर्यावरण को लेकर यहां पर क्या होता है, मीटिंग्स होती है। यहां पर मीटिंग कौन हुई, वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ कोप 26, है ना, यानी कि COP अंग्रेजी में आप लोग देखते होंगे। कोप 26 जो यहां पर हुआ, कहां पर, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ 1 नवंबर 2021 को। और यहीं पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा क्लाइमेट चेंज पर पंचामृत फॉर्मूला का जिक्र किया गया। इन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग पर अगर कंट्रोल करना है तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला दे रहे हैं, है ना। और ये फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूला को इन्होंने पंचामृत कहा, यानी कि 5 तत्वों की इन्होंने जिक्र की। और ये 5 तत्व क्या है देखिएगा। सबसे पहला अमृत इन्होंने ये कहा, यानी कि पहली बात ये कही कि भारत जो है 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। यानी कि जो हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं अभी जीवाश्म ईंधन के रूप में ही करते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, है ना। तो कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है, जीव के माध्यम से ये परिवर्तित हुआ है। हम कोयले को जलाते हैं, उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, उससे हम जल को भाप में परिवर्तित करते हैं, उस भाप का प्रयोग करके हम जो हमारे टरबाइन है उनकी पंखुड़ी नचाने में करते हैं, और उस टरबाइन के माध्यम से बिजली उत्पादित होता है। तो ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है। और यहां पर सबसे पहला इन्होंने अमृत जैसी बात कही। पहली बात इन्होंने कहा कि भारत जो है 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। गैर जीवाश्म यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि जिसका हम कितना भी यूज कर ले क्षय नहीं होगा, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, है ना, हमारी टाइडल एनर्जी यहां पर हो जाएगी, है ना, जल ऊर्जा हो गया। तो ऐसे जो है नवीकरणीय ऊर्जा, इससे हम 500 गीगावाट तक की बिजली उत्पादित करेंगे, पहला। दूसरा इन्होंने बात कहा कि भारत जो है 2030 तक
अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा। यानी कि जितना भी हमारा बिजली की आवश्यकता है उसका 50% हम नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हम उत्पादन करेंगे। तीसरा यहां पर बात करेंगे कि भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। यानी कि जो भी हम यहां पर उत्पादन करते हैं इससे क्या होता है, कार्बन स्टॉक बनता है ना, कार्बन का उत्पादन होता है। तो जो हमारे यहां पर कार्बन एमिशन होता है ना, इस एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी हम करेंगे। चौथी बात क्या कही गई कि 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवी जो यहां पर बात कही गई कि वर्ष 2070 तक भारत जो है नेट जीरो लक्ष्य जारी करेगा। यानी कि भारत में जितने भी कार्य होंगे उन सभी में कार्बन का उत्पादन नहीं होगा, और कार्बन का उत्पादन होगा तो जितना उत्पादन होगा उतना हम उसको अवशोषित करने के उपाय भी लगा लेंगे। यानी कि हम कार्बन उत्पादित तो होने ही नहीं देंगे। इसी को कहा जाता है नेट जीरो। इसी को पंचामृत फॉर्मूला कहा गया, जो मोदी जी के द्वारा COP26 में भारत के विशेष संदर्भ में कहा गया। अब इतनी सारी यहां पर लक्ष्य है, और इसी से प्रेरित होकर जो वहां के डीन प्रोफेसर हैं पालराज राजमणि, या ऐसे कहें कि जो JNU है उसके द्वारा बांस का पौधा लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। इससे देखें तो दिल्ली में केवल लगा लेने से नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा, एक एग्जाम्पल बनेगा। अब देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए बांस ही क्यों, ये आपके मन मस्तिष्क में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर बांस ही क्यों ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ध्यान रखिएगा, बांस की विशेषता देखिए, बांस एक ऐसा पौधा है जो सबसे तेजी से बढ़ सकता है। और कितना तेज बढ़ सकता है देख लीजिएगा, एक दिन में ये 1 मीटर तक बढ़ सकता है। इतना स्पीड कोई भी पौधा नहीं बढ़ता। तो सबसे पहली बात कि लगाएंगे तो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ ये कीट रोधी है, कोई भी कीड़ा भैया इसको काट नहीं सकता। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के पौधे जो है कीट बर्बाद कर देते हैं, लेकिन बांस जो होता है ये कीट रोधी होता है। साथ ही साथ अन्य पेड़ों की तुलना में जीवाश्म और मिट्टी से अधिक तेजी से कार्बन को अवशोषित करता है ना। इसके साथ साथ इसी कारण से ये जो कार्बन अवशोषण की जो इसकी क्षमता है, इसी कारण से इसको प्राकृतिक वायु शोधक भी कहा जाता है ना। तो ये यहां से एक प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से किस पौधे को प्राकृतिक वायु शोधक कहा जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, हमारा बांस हो जाएगा। एक बांस जो है एक साल में 70 टन से भी अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है, और साथ ही साथ 80 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर पाने में सक्षमता रखता है। और अगर बांस की हम जीवन काल देखें तो 120 वर्ष एक बांस का जीवन काल होता है। और देख लीजिएगा अन्य पौधों से क्यों ये अलग है, तो अन्य पौधे जो है उनके बीच में बहुत दूरी देनी पड़ती है तब जाके वो डेवलप हो पाते हैं। लेकिन अगर बांस की बात करें, भैया एक के बगल में एक यहां पर रहता है। इसलिए अगर हम बात करें अन्य पौधों की कंपेयरिंग से, तो एक बांस जो है अन्य पेड़ों की तुलना में 35% अधिक ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता रखता है। और साथ ही साथ इसको लगाने के लिए कोई विशेष स्थान नहीं चाहिए, भैया जहां लगा दोगे वहीं पर हो जाएगा। दुर्गम स्थानों पर भी ये लग जाता है, कहीं लगा लो। तो ये यहां पर फायदे हो जाते हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग पर अब बांस से प्रहार किया जाएगा। तो आशा करता हूं इस न्यूज को आप सभी लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। ये देखिएगा, ये आज के न्यूज़पेपर में एक बेहतर यहां पर न्यूज आपको देखने को मिल जाती है। शाह की अपील, यानी कि अमित शाह जी हैं, इन्होंने कहा है, अपील किया है कि भारत की कीर्ति जो है इसको पुनर्जीवित करने का जिम्मेदारी कौन उठाए, इतिहासकार। कारण क्या है, इनके द्वारा यह बात कही गई कि जितने भी इतिहास लिखे गए हैं, है ना, वो गलत इतिहास लिखे गए हैं। जो हम पढ़े जाते हैं वो, है ना, जो हम पढ़ते हैं वो सारे के सारे गलत इतिहास है। मुगलों ने, मुगल शासक जो थे, इन शासकों के द्वारा अपने इतिहासकार रख के उनके द्वारा इतिहास लिखवा दिया गया। और कोई व्यक्ति अपना इतिहास लिखेगा तो कभी भी पूरा नहीं लिखेगा, बेहतर ही अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर लिखेगा, अपने आप को भगवान दिखाएगा। इसलिए मुगलों पर आधारित जितने भी इतिहास है उसी को हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन भारत की जो कीर्ति है, भारत के जो विभिन्न शासक यहां पर रहे हुए हैं, इनके जो कीर्ति है, इन कीर्ति को हम लोग भूल चुके हैं। इसलिए अब इतिहासकारों का दायित्व बनता है कि भारतीय इतिहास जो है, यहाँ के जो महत्वपूर्ण पन्ने हैं, महत्वपूर्ण शासक है, इन शासकों को पुनर्जीवित करे। इतिहास का सिलेबस यहाँ पर बदला जाए, और ये जब होगा तब इतिहास से पर्दा यहाँ पर उठेगा। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा कि भारत में विभिन्न महान सम्राट
रहे, विभिन्न महान साम्राज्य रहे, जैसे कि पांडे के बारे में सबने पढ़ा होगा, चोल, मौर्य, गुप्त, अहोम, है ना। इन सबकी शौर्य का अनदेखा किया गया है। कहा? जो हमारे इतिहास लिखे गए हैं। ये आखिर क्यों कहे, यहां से क्या प्रश्न बनता है? ध्यान रखिएगा कि एक पुस्तक है जिसका नाम है महाराणा, सहस्त्र वर्ष की धर्म युद्ध। एक पुस्तक है, इस पुस्तक का लॉन्च अमित शाह जी कर रहे थे और इस लॉन्चिंग के साथ ही इन्होंने ऐसा विचार रखा कि भारत की जो कीर्ति है, भारत की इतिहास जो है, इस इतिहास को पुनर्जीवित करना चाहिए। मुगलों पर आधारित जो इतिहास है इसको समाप्त यहां पर करना चाहिए। अब पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? महाराणा सहस्त्र वर्ष का धर्म युद्ध। ठीक है, महाराणा ऐसे है ना, ठीक है, महाराणा सहस्त्र वर्ष का धर्म, ठीक है, ये पुस्तक। और इस पुस्तक की बात करें तो ध्यान में रखिएगा, अमरेंद्र रत्नू के द्वारा इसको लिखा गया है ना। इसके लेखक कौन है? तो लेखक का नाम याद रखना है अमरेंद्र, माफ कीजिएगा ओमेंद्र नाम है इनका, ओमेंद्र रत्नू। ठीक है, इनके द्वारा यहां पर लिखा गया है और इसी के संदर्भ में देखा जाए तो इनके द्वारा बहुत सारी बातें कही गई, जैसे कि जैसा इतिहास में देखने को नहीं मिलता लेकिन फिर भी रियलिटी है। ये व्यक्ति कौन है? अमरेंद्र रत्नू है कौन? देखिएगा, तो राजस्थान के इतिहास पर एक गहरी पकड़ रखने वाले व्यक्ति हैं रत्नू महोदय, और मेवाड़ के इतिहास पर कई सारे आलेख भी इनके द्वारा लिखा गया है, गहरी पकड़ रखते, और इन्हीं के द्वारा ये जो हमारे महाराणा प्रताप है इनके द्वारा इनका इतिहास लिखा गया है। साथ ही साथ अपने जो भी लेक्चर ये दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, इसमें सारी बातें कहे कि जैसे पांडे जो है भारत में लगभग 800 वर्षों तक शासन किया, अहोम राजा जो थे इनके द्वारा 650 वर्षों तक शासन किया गया। अहोम राजा जितने भी थे, ये जो बख्तियार खिलजी रहा, औरंगजेब रहा, इन सबको पूरी तरीके से इनके द्वारा हराया गया। और साथ ही साथ जो असम की संप्रभुता है, इससे बख्तियार खिलजी, औरंगजेब, इन सभी को इन लोगों ने दूर रखा। साथ ही साथ पल्लव साम्राज्य जो है लगभग 600 वर्षों तक इसका काल रहा। चोल राजाओं ने भी 600 वर्षों तक अपना शासन किया। मौर्य शासन जो है अफगानिस्तान से लंका तक रहा, है ना। ये सारी बातें यहाँ पर कहा गया है। सातवाहनों ने भी लगभग 500 वर्षों तक, और गुप्त साम्राज्य के द्वारा भी लगभग 400 वर्षों तक शासन किया गया। लेकिन इतिहास में देखा जाए तो इन सबको इग्नोर किया गया है और मुगलों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसलिए अब इतिहासकारों की जिम्मेदारी बन जाती है कि इन मुगलों की कहानी को समाप्त कर जो यहाँ पर मुख्य हमारा इतिहास है, जो भारत की कीर्ति को पुनर्जीवित कर सकता है, ऐसे इतिहास को पुनर्व्याख्यापित करे, यहाँ पर पुनः इस पर कुछ लिखा जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहानी थी। ये हमारे लिए इतिहास से संबंधित थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिएगा एक अंतिम, देखिएगा आज न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज यहाँ पर थी नहीं, है ना, लेकिन ये देखिएगा यहां से कोई प्रश्न नहीं आ सकता, लेकिन आज की दुनिया में जो परिवर्तन हो रहा है उस पर देखें तो ये महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। देखिएगा ये आपका क्या है? आभासी दुनिया। आजकल क्या है, जो भी दुनिया है आभासी दुनिया है, और ये आभासी दुनिया जो है बीमारी की शक्ल ले रही है ना। ये किससे है? तो जो आजकल इंटरनेट है ना, जो इंटरनेट प्लस में गेम और प्लस में जो बच्चे, इन तीनों को जोड़कर यहां पर ये लिखा गया है। देखिएगा आजकल आज के बच्चे जो हैं और पहले के बच्चे हैं, दोनों में कंपेयरिंग करेंगे। जैसे कि हम लोग के समय काल में देखें तो मोबाइल की दुनिया से, आभासी दुनिया से तो हम परे ही थे, हमें कुछ मतलब नहीं आभासी दुनिया से। हम आउटडोर गेम खेलते हैं, भूख लगती थी तो मम्मी के पास आते थे, मम्मी नमक, है ना, नमक तेल रोटी में रगड़ के और रोल बना के दे देती थी, फिर से हम हाथ में लेते थे और काटते हुए खाते हुए फिर खेलने के लिए निकल जाते थे। तो एक वो पहले के, है ना, बहुत पहले के नहीं, बस कुछ ही वर्षों का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो वो पहले के बच्चे थे और वर्तमान के बच्चे क्या है कि, है ना, सब कुछ फोन में ही है, आभासी दुनिया में ही ये लगे हुए हैं, है ना। पहले हम लोग लूडो खेलते थे तो कागज पे खेलते थे, लेकिन आज लूडो खेलना है तो फोन पर ही खेलिए। फुटबॉल हम लोग मैदान पर खेलने जाते थे, आजकल के बच्चे फुटबॉल जो है फोन पर ही खेलते हैं। तो हर एक गेम क्या है, फोन में है, और बच्चे जो है फोन से इतने अब लगे हुए हैं कि अगर फोन से अलग किया जाए तो बच्चे आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। ये न्यूज यहां पर क्यों रहा, देखिएगा, है ना। कुछ दिन पहले की यहां पर न्यूज है, लखनऊ की एक घटना है जो दहला देने वाली एक घटना है।
है ना। एक बच्चा था जो पबजी खेला करता था, है ना, बच्चा था जो पबजी खेला करता था, लेकिन ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, 16 वर्ष की उम्र थी, लेकिन जब मां ने उसको पबजी खेलने से मना कर दिया तो इसके आक्रोश में आकर वो अपनी मां की हत्या कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑनलाइन गेम है, आभासी दुनिया है, बच्चों को किस दिशा में लेकर जा रहा है। अगर ऐसे ही हमारे बच्चे चलते रहे तो भविष्य, कहा जाता है देश जो है, बच्चे जो है देश के भविष्य है, और हमारा भविष्य जो है किस ओर जा रहा है, इस पर बड़े स्तर पर हमें ध्यान देना चाहिए, भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। और वहीं द हिंदू में अगर देखा जाए तो द हिंदू में आज एक न्यूज भी था कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु ये ऑनलाइन गेम जो है ना, ऑनलाइन गेम जो है इसको लेकर अब ये कानून बनाने जा रहा है। भारत को भी तमिलनाडु से सीखना चाहिए। अगर इन ऑनलाइन गेम पर अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो जो जिस बच्चे को देश का भविष्य कहते हैं, हमारा भविष्य किस ओर जा रहा है ना, आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, है ना। केवल ये पहला मामला नहीं है, ऐसे लाखों मामले हैं भारत में। जैसे कि देख लीजिएगा कि इससे पहले 22 अप्रैल को रायगढ़ की एक घटना है, 19 वर्षीय एक बच्चा था जिसको भी पबजी खेलने की लत लग गई थी, और जब यहां पर घर वालों ने इस गेम को खेलने से मना किया, उसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो पबजी से बड़ा, अपने जीवन से बड़ा उसके लिए क्या है, पबजी है। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं इसको नहीं ले रहा था लेकिन फिर लगा कि आज के समय काल से ये महत्वपूर्ण है ना। ऐसे समय काल में अगर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, मेरे घर पे भी दो हैं महान, है ना, भतीजे लोग हैं, ये भी एकदम भोजन करेंगे तो इनके फोन में, है ना, इनके हाथ में फोन चाहिए, अन्यथा तक इतने भोजन नहीं करेंगे। और माता पिता ने, है ना, शुरू में ये कहा, भैया भाभी ने ये कहा कि जितना देर तुम भोजन करोगे उतना देर ही तुम्हारे पास फोन रहेगा। तो भोजन 1 से 2 घंटे में करते हैं। अब आप लोग समझ लीजिए कि क्या यहाँ पर दुनिया यहाँ पर चल रही है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूरा न्यूज तो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ने वाला, पूरा नहीं बताने वाला, ये बातें ध्यान में रखिएगा। अगर थोड़ा सा गेमिंग गेमिंग की बात करें इसको लेकर, है ना, हम व्यापार की बात कर ले तो व्यापार आप देखेंगे बहुत बड़ी व्यापार है ना। 2019 की बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग जो है इसका बाजार जो था कितना का, तो 3700 करोड़ रुपए का ये बाजार था। लेकिन लॉकडाउन लगा और इसकी बात के अंदाजा ऐसा लगाया जा रहा है कि 2025 तक जिस तरीके से बच्चों में ये नशा है, 3700 करोड़ से बढ़कर ये 2025 तक 12,000 करोड़ तक का बिजनेस बन जाएगा। यही अगर हम देश की बात करें तो अपने देश में भी देखें, है ना, अपने देश में भी देखें तो 10,000 करोड़ रुपए का यहां पर कारोबार है ये ऑनलाइन का। तो बहुत बड़ा ये व्यापार है और कई सारे देश जो हैं, है ना, इन गेमिंग में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो आप लोग भी दाम्पत्य जीवन में जाएंगे और मेरी आप लोगों से प्रार्थना रहेगी कि बच्चों को इन आभासी दुनिया से दूर रखें, उनको इंटरनेट चलाने दें, लेकिन तब तक के लिए चलाने दें जब तक वो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं। जैसे कुछ पढ़ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, बिना इंटरनेट के आजकल कुछ संभव नहीं है, लेकिन सही डायरेक्शन में अगर हम इंटरनेट का प्रयोग करें तो इससे बेहतर कुछ नहीं, लेकिन गलत डायरेक्शन में करें तो इससे खतरनाक कुछ नहीं, है ना। तो ये आज की यहाँ पर अंतिम न्यूज थी और थोड़ा सा भाभी की ट्रेन है तो उनको पकड़ाने के लिए मुझे सिवान जाना पड़ेगा, है ना। 7:45 के आसपास वहां पर ट्रेन है तो उससे पहले ही मुझे वहां पर पहुंचना पड़ेगा, इसलिए क्लास को मैं यहां पर जल्दी समाप्त कर रहा हूं, है ना। और फिर, है ना, कल संडे है तो संडे कुछ विशेष वीडियोस आपको मिलेंगे। लाइव क्लासेस संडे को नहीं होगी, मंडे से आपकी पूरी लाइव क्लासेस फिर से रेगुलर होगी, है ना। मंडे से देखें तो यूपीएससी फुल कोर्स में भी बैच स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मेंस आंसर राइटिंग भी आपको यूट्यूब पर करवाया करूंगा और साथ ही साथ करेंट अफेयर भी आपकी होगी, तो यूट्यूब पर भी 2 से 3 क्लास और एप्लीकेशन पर भी 2 से 3 क्लास मंडे से आप सबकी चला करेगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, है ना। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत